Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. I am taking flat slab design. This is unit number 1 and this is my lecture number 15 about this particular subject. So in our previous lecture, we already completed theory portion and numerical design portion also. Today I will take one more type of design. So today I will just finish this unit, flat slab design, and later on I will start with new topic. So we will start with the new numerical today. So what is the numerical today? This numerical we have to complete. This is a very big question and around half 1 hour to one करीब 1.5 घंटा इस क्वेश्चन को करने में लग जाता है एग्जाम में भी। तो और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार बोल देती हूँ। A flat slab is supported on 500 mm diameter column spaced 6 meter into 5 meter apart in both directions. The column head has a diameter of 100 centimeter. The live load on the slab. The live load on slab is 5 kilonewton per meter square. Determine the unbalanced moments in an interior columns. Also check the flat slab and shear at the interior supports. This is the design question. Okay. सो वी विल स्टार्ट। आपको इसमें जो फ्लैट स्लैब दी हुई है उसका सीधा पैनल का जो साइज है वो दे रखा है 6 मीटर इंटू 5 मीटर। तो पैनल साइज इज योर 6 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है। कॉलम साइज कितना दिया आपका? कॉलम हेड हैज अ डायमीटर ऑफ, कॉलम हेड का डायमीटर है ये, लेकिन जो कॉलम का साइज है वो आपको कितना दिया है? फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 500 mm डायमीटर कॉलम्स। कॉलम साइज आपका दिया है 500। डायमीटर ऑफ कॉलम हेड मतलब आप यहाँ पे कॉलम हेड दे रहे हैं, कॉलम के ऊपर जो फ्लेयर्ड पोर्शन या जो कॉलम हेड होता है उसे आप राइट कर रहे हैं, एंड दैट इज 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 mm। ठीक है। लाइव लोड आपका कितना है? 5। ये 5 है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो दिस इज द गिवन डेटा। आप अगर इसका फिगर देखें तो फिगर क्या होगा? ऐसी बनाते हैं हम। स्लैब का वो पोर्शन जो कॉलम से सराउंडेड है वो आपका क्या कहलाता है? एक पैनल। ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक कॉलम है, ये सर्कुलर कॉलम है ना, क्योंकि इसका डायमीटर दिया हुआ है। इस कॉलम के नीचे कॉलम हेड होगा, उसके नीचे फिर आपका जो देखिए कॉलम है ना, कॉलम के ऊपर आपका क्या होगा? कॉलम हेड, फिर इसके ऊपर ये स्लैब है। ठीक है। मैंने आपको फिगर से भी कई बार समझाया, आप इसमें भी दोबारा समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर लीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने इस स्लैब के दो पार्ट कर दिए, एक मैंने ये लाइन खींची है, एक मैंने ये लाइन खींची है। सिमिलरली एक मैंने ये लाइन खींची है, एक मैंने ये लाइन खींची। ठीक है। जो मिडिल पोर्शन है वो आपका क्या है? मिडिल स्ट्रिप। जो कॉलम वाला पोर्शन है वो क्या है आपका? कॉलम स्ट्रिप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉलम स्ट्रिप है। जो कॉलम वाला पोर्शन आ रहा है ये मिडिल स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो ये कॉलम स्ट्रिप है, ये मिडिल स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है। ठीक है। इसके डायमेंशंस आप निकाल लीजिए। देखिए इसका सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है, जैसे आपकी लेंथ जो दे रखी है, सेंटर से सेंटर कितना है? 6 है। ठीक है। बाकी डायमेंशन आप निकाल लीजिए इसको। जैसे कॉलम जो स्ट्रिप होती है वो कितनी होती है?
1.25 मतलब हम कैसे निकालते थे इसको, 0.25 L1 है ना। तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह आप मिडिल स्ट्रिप निकालते हैं 0.5 इंटू L2 है ना, 0.5 इंटू L2। ऐसे आपने ये सारी डायमेंशंस निकाल दिए। सिमिलरली आपने यहाँ की विड्थ के अलोंग की सारी ये डायमेंशंस निकाल दी है। ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में डायमेंशन निकालना बताया था। ठीक है, तो इतना तो ये क्लियर है इसके फिगर के साथ। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब का। सिंस यहाँ पे क्या है, आपको कहीं पे भी ड्रॉप प्रोवाइड करना नहीं बोला है, आपको बोला है कि यू हैव टू प्रोवाइड कॉलम हेड ऑन द कॉलम्स, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ड्रॉप हियर। ठीक है, तो आप ड्रॉप की डिजाइन नहीं करेंगे। अदरवाइज हम लोग ड्रॉप की थिकनेस कितनी लेके चलते हैं, 50 mm। तो आप इसमें क्या करेंगे, स्पैन बाय डेप्थ का जो रेशियो है वो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन से 32 या 40 के बीच में हम लेते थे, और एक 80.9 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो कितना होगा, 28.8। अगर लॉन्गर स्पैन हम एल ले रहे हैं, लॉन्गर स्पैन 6 है मीटर, 6 मीटर मतलब 6000 mm बाई डी इज इक्वल टू 28.8। तो डी कितना आ गया यहाँ से, 210 mm। ठीक है, 210 mm आ गया आपका। आपने स्मॉल डी ओवरऑल डेप्थ आपने 250 एज्यूम किया है, ट्राइंग, क्योंकि ये एजप्शंस होते हैं। ट्राइंग टोटल डेप्थ 250 एंड कवर 30। तो स्मॉल डी आप यहाँ पे 220 एज्यूम कर लीजिए। आप 210 भी ले सकते हैं, आप 220 लेके भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये थिकनेस की कैलकुलेशन थी। अब हम इसकी बात करते हैं लोड की कैलकुलेशन। This is the last design question I am doing for slab, flat slab, and today I just finished this particular unit. So D आपका कितना आ गया, 220 mm। ठीक है, स्टेप नंबर 2, थिकनेस ऑफ द स्लैब निकल गई। अब आता है लोड कैलकुलेशन। ये ट्राई करते हैं, मतलब ये अगर इसके सेक्शन सारे लोड में पास होता है तो ये आप करते हो, अदरवाइज इसमें आपको करेक्शन करना होता है। ट्रायल बेसिस पे होता है, लेकिन ये ठीक है, आप 220 लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोड कैलकुलेशन करेंगे। तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले हम सेल वेट ऑफ द स्लैब निकालते हैं। स्लैब की ओवरऑल डेप्थ 250, इसको मीटर में चेंज किया, इनटू 25 डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो कितना आ गया, 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लैब का जो फिनिशिंग लोड है वो हम 1 एज्यूम करते हैं एज पर द आईएस कोड। गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप 1 ले लीजिए पर मीटर स्क्वायर के लिए, 1 किलोमीटर, राइट। लाइव लोड 5 गिवन टू यू, तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, सबका ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 12.25। अब डब्ल्यू यू जो अल्टीमेट लोड होता है उसको हम लोग फैक्टर करते हैं, मीन्स आप 1.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया है, 18.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने लोड की कैलकुलेशन की, मीन्स आपने डेड लोड निकाला, लाइव लोड गिवन था और फिनिशिंग लोड ये था, तो आपने फैक्टर लोड कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, ओके। इसके बाद कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप्स जो हम निकालते हैं, जैसे हम दोनों लेंथ के अलोंग भी निकालते हैं, विड्थ के अलोंग भी डायमेंशंस निकालते हैं। तो आपका पैनल साइज क्या था, 6x5 का था पैनल, मींस L1 आपका 6 है, L2 आपका 5 है, मैंने आपको बताया है। अगर हम अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन निकालेंगे और अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन निकालेंगे, तो लॉन्गर के अलोंग निकालेंगे तो आप क्या लेंगे, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या लेते हैं, 0.25 L1 और 0.25 L2, विच एवर इज लेस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विच एवर इज लेस, एंड तो आपकी टोटल विड्थ आ जाएगी। ठीक है, विड्थ ऑफ द मिडिल स्ट्रिप, जितना मिडिल स्ट्रिप कैसे आप निकालोगे, मिडिल स्ट्रिप निकालने के लिए मिडिल स्ट्रिप का जो सेंटर से सेंटर था वो क्या था, 5 था। 5 माइनस आप जो कॉलम स्ट्रिप माइनस कर देंगे, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, तो 2.5 आ जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली आप शॉर्टर स्पैन के अलोंग निकालेंगे। शॉर्टर के स्पैन के अलोंग अगर आप इस तरीके से भी आप मिडिल और शॉर्टर, मिडिल और कॉलम स्ट्रिप निकाल सकते हैं। शॉर्टर के स्पैन तो L1 यहाँ आप 5 लेंगे, 5 लेंगे, वहां 6 ले रहे थे, यहाँ L2 6 लेंगे।
तो विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या होती है 0.25 L1, तो ये 1.25 आ गया। तो विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या हो जाएगी आपकी टोटल 2.5, ठीक है, दोनों साइड पे। तो मिडिल क्या हो जाएगी, जो भी आपकी आप मिडिल क्या हो जाएगी 6 माइनस 2.5, तो 3.5 आ गई। इन सारी डायमेंशंस को मैंने उस पे पैनल पे लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है एलएन निकालना। एलएन मैंने आपको क्या बताया था, फेस टू फेस डिस्टेंस होती है कॉलम की। तो इसके एलएन आप कैसे निकालते थे, जो भी आपका एलएन है, जो सेंटर से सेंटर आपकी डिस्टेंस कितनी है 6 है, 6 ले रहे हो ना आप, पैनल 6/5 का ले रहे हो, उसमें से कॉलम हेड का डायमीटर आप माइनस कर देंगे। तो कॉलम हेड का जो डायमीटर है वो कितना था, ये जो आपकी फेस टू फेस डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर 6, कॉलम हेड का डायमीटर आपको आप ऊपर देखेंगे तो 1000 mm है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था। 1000 mm मतलब 1 मीटर। तो आप 6 में से 5 कर देंगे, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। समझ में आया। एलन 6 माइनस 1, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो है पैनल की माइनस कॉलम हेड का डायमीटर, तो ये 5 मीटर आ गया आपका एलन, ठीक है। एलएन निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, टोटल लोड ऑफ द पैनल। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, WU L2 इंटू एलएन, WU L2 इंटू एलएन। तो WU जो भी था, हमने जो अल्टीमेट लोड निकाला था वो आपने यहाँ रख दिया। अल्टीमेट लोड कितना था आप यहाँ देख लीजिए एक बार, 18.375, ये आपने यहाँ पे 18.375 नोट कर दिया। L2 मतलब 6/5 का पैनल है, L2 क्या हुआ 5, Ln मैंने 5 निकाला तो ये 5 यहाँ रख दिया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो W जो फाइनल टोटल लोड ऑन पैनल है, W से लिख लीजिए, WU से लिख लीजिए, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये आ गया 160 किलो न्यूटन, ठीक है। ये इस लोड को लेके हम लोग मोमेंट निकालते थे। तो मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, टोटल मोमेंट एम नॉट, ये W नॉट से नोट किया हुआ है यहाँ पे, W0 Ln/8, या फॉर्मूला लगाएंगे टोटल मोमेंट पैनल पे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो W0 का आपने वैल्यू रख दी, Ln आपने ऑलरेडी 5 निकाला हुआ बाई 8, तो आपका M नॉट कितना आ गया 288 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो दिस इज द टोटल मोमेंट विच इज एक्टिंग ऑन द स्लैब। नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स। आप मोमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको वो निकालना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, अब आप क्या करेंगे, आप लॉन्गर स्पेन के अलॉन्ग मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और शॉर्टर की स्पेन अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो इसके बाद जो स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट अलॉन्ग लॉन्गर स्पेन, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल नेगेटिव मोमेंट आप निकालते 65% ऑफ टोटल मोमेंट, तो 0.65 से मल्टीप्लाई किया इंटू 88 में, तो आपका कितना आ गया 187.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एंड आप टोटल पॉजिटिव मूवमेंट निकालेंगे 35% ऑफ टोटल मूवमेंट, 0.35 का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना आ गया, ठीक है। इसके बाद जो टोटल नेगेटिव मोमेंट है और टोटल पॉजिटिव मोमेंट है, इसको भी आप क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप, तो नेगेटिव मोमेंट को कॉलम स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 75% इसका होता है एज पर कोड, तो 0.75 इंटू नेगेटिव मोमेंट का आपने मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आ गया 140.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एंड टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट इन मिडिल स्ट्रिप, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही स्ट्रिप पे होगा, पूरी स्लैब को आपने स्ट्रिप में बांट रखा है, स्ट्रिप की डायमेंशंस निकाल रखी है,
और जो नेगेटिव मोमेंट आपका मिडिल स्ट्रिप पे वो कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव मोमेंट माइनस नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, तो ये टोटल नेगेटिव मोमेंट मिडिल स्ट्रिप पे आ गया आपका। फिर आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव मोमेंट। तो पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप पहले 60% ऑफ टोटल पॉजिटिव मोमेंट। फिर पॉजिटिव मोमेंट इन मिडिल स्ट्रिप, टोटल पॉजिटिव मोमेंट माइनस पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। तो ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव मोमेंट। इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट अलोंग सेम प्रोसीजर को शॉर्टर स्पैन के अलोंग करेंगे। ये क्या था, लॉन्गर स्पैन के अलोंग, जिसमें आप L1 6 ले रहे हैं, L2 5 ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, L1 5 L2 6, पूरा प्रोसीजर आप दोबारा दोहरा सकते हैं। और एग्जाम में टाइम कम हो तो आप इसको एस्केप करके किसी एक स्पैन के अलोंग भी रख देंगे, आपको 10 में से 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये आपको चीज यहाँ तक चीज समझ में आई कि मैंने मोमेंट निकाला टोटल, फिर उसको लॉन्गर स्पैन के अलोंग उसका नेगेटिव और पॉजिटिव निकाला टोटल, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया स्ट्रिप्स में। ठीक है, अब मैं शॉर्टर स्पैन के अलोंग मोमेंट निकालूंगी, उसको फिर स्ट्रिप्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो अब मैं वही पूरा L1 5 L2 6 Ln निकलेगा, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 5 माइनस कॉलम हेड का डायमीटर 4 आ गया। फिर डब्ल्यू नॉट, जैसे हम निकालते थे, डब्ल्यू नॉट क्या होता है, कैसे निकालते थे, ये जो डब्ल्यू यू, जो अल्टीमेट लोड आपने ऊपर निकाला है, इंटू L2, यहाँ पे L2 क्या हो गया 6 इंटू Ln। फिर ये मोमेंट, अब इसका भी टोटल नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव सेम तरीके से, जैसे 65% एंड 35%, ये देख लीजिए। तो ये टोटल नेगेटिव मोमेंट एंड टोटल पॉजिटिव मोमेंट 0.65 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 0.35 से आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव निकालने के लिए। तो टोटल नेगेटिव मोमेंट क्या हो गया आपका 143.3 एंड 77.2। अब इसको भी हम लोग मिडिल और उस स्ट्रिप में इसको वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसके बाद रेनफोर्समेंट निकालते हैं, तो यही इसका सेम प्रोसीजर है। इसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन कॉलम एंड मिडिल स्ट्रिप्स। जैसे आपने लेंथ के अलोंग निकाला, फिर आपने विड्थ के अलोंग निकाला, फिर आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप 75% लेना है, एंड नेगेटिव मोमेंट इन मिडिल स्ट्रिप, टोटल नेगेटिव मोमेंट में से ये वाला आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप 60% लेना है, तो टोटल पॉजिटिव मोमेंट में से कॉलम वाले को आप माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चेक वाला स्टेप बाद में करते हैं, इसके बाद पहले आप रेनफोर्समेंट निकालने वाला करते हैं। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें कर दी, इसके बाद आप किस स्टेप पर आएंगे, सीधे मैं आपको जो बता रही हूँ आप वैसे ही फॉलो करिए। सॉरी, मैं यहाँ तक आपने नोट कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अब मैं आपको रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन दोबारा से बताती हूँ, उसको आप खुद करेंगे क्योंकि वो हर बार कॉमन होती है और वो अपने आप करनी होती है। रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन आप, ठीक है, इसके बाद जो आप स्टेप करेंगे वो होगा डेप्थ के लिए। ठीक है, आपने डेप्थ के लिए ऑलरेडी आपने डेप्थ निकाल ली थी इसमें, क्योंकि इसमें ड्रॉप्स नहीं है तो आप चेक नहीं करेंगे, सीधा जो आपने 220 लेके चले हैं उसी डेप्थ से आप डिजाइन कर देंगे।
ठीक है, उसी से आप रेनफोर्समेंट निकालिए। रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं आप देखिए। देखिए, रेनफोर्समेंट की जो डिटेलिंग है वो आप रेनफोर्समेंट कॉलम स्ट्रिप के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो और फिर आप पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट निकालेंगे, तो कॉलम के लिए जो मैक्सिमम मोमेंट होगा उसमें जो भी निकल के आ रहा है वो आप ले लेंगे। फिर आप उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, mu इज इक्वल्स टू 0.87, mu इज इक्वल्स टू 0.87 एफ बाई ए एस टी डी, ब्रैकेट में 1 माइनस ए एस टी एफ बाई अपॉन एफ सी के बी इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, जो भी मैक्सिमम मोमेंट होगा वो यहाँ रखेंगे। इसकी यूनिट आपने न्यूटन एमएम में चेंज किया। एफ बाई आपकी क्या होती है, स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एएसटी वो है जो एएसटी रिक्वायर्ड आपको निकालना है। डी जो आप लेके चल रहे थे 220 में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ से आपको बता रही हूँ, सारी चीजें ये आप रख देंगे। एफसी के आपका जो भी ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, कंक्रीट दिया है। बी आप जो भी विड्थ लेके चल रहे हैं, मतलब जैसे सपोज कॉलम स्ट्रिप के लिए है, तो कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ आई है, जो टोटल विड्थ में निकाल रही थी, जो उसकी 2.5 या 1.25 जो भी आ रही थी, 2.5 थी, उसको मैंने यहाँ एमएम में चेंज कर दिया, बाकी डी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एएसटी रिक्वायर्ड आएगा। फिर आप डिसाइड करेंगे कि सपोज आपने 10 mm के बार बार दिए हैं, तो एक बार का एरिया क्या हो गया, A5। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, A5 इंटू 1000 अपॉन AST रिक्वायर्ड। ये एक्चुअली फॉर्मूले कुछ डायरेक्ट लिखे होते हैं, क्योंकि ये डीसीएस वन आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप उससे लिख लीजिए, A5 इंटू 1000 अपॉन AST रिक्वायर्ड। तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई, आप इसको 170 भी दे सकते हैं। और AST रिक्वायर्ड आपका 1123 है, तो AST प्रोवाइड कितना आप करेंगे वो आप डिसाइड कर लीजिए। अपने आप ही देखते हो कि एक बार का एरिया आपका इतना है, तो कितने नंबर ऑफ बार होंगे कि इससे एरिया ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये कॉलम स्ट्रिप के लिए रेनफोर्समेंट हो गया। अब पॉजिटिव, एक बार निगेटिव वाला मूवमेंट मैक्सिमम लिया, एक बार पॉजिटिव वाला मूवमेंट मैक्सिमम ले लो। ठीक है, उससे भी फिर आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे। डी आपने सेम लिया है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एम की वैल्यू रख दी, एएसटी रिक्वायर्ड निकलेगा। 10 mm की बार यूज कर रहे हो तो आपने ये स्पेसिंग निकाल ली है, और आप एएसटी प्रोवाइडेड निकाल देंगे कॉलम स्ट्रिप के लिए। अब आता है मिडिल। मिडिल के लिए भी नेगेटिव मोमेंट लेना है एक बार, और एक बार इसका पॉजिटिव लेना है, स्पेसिंग निकालनी है और एएसटी प्रोवाइडेड निकालना है। ये सारा आपको उस क्वेश्चन में करना है। तो इसमें भी कैसे किया आपने, रेनफोर्समेंट इन मिडिल स्ट्रिप, नेगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट एम जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपने कंसीडर किया। सेम फॉर्मूला लगाया आपने, क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी डी, ब्रैकेट में 1 माइनस एफ बाई ए एस टी अपॉन एफ सी के बी इंटू डी। तो ए एस टी रिक्वायर्ड आ गया, स्पेसिंग आ गई। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, बाद में डिटेलिंग वाला फिगर बना देना है कि कॉलम में जो भी रेनफोर्समेंट लग रहा है उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, मिडिल में जो जो रेनफोर्समेंट लग रहा है उसको आपने यहाँ पे शो किया है कि इतने नंबर ऑफ बार्स एट दिस स्पेसिंग। ये मिडिल स्ट्रिप है और ये आपकी कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है। ठीक है, तो इस सेम प्रोसीजर को आपको उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में करना है जो हम डिजाइन अभी कर रहे थे। वी वर डूइंग दिस न्यूमेरिकल। तो आपको अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सीधा रेनफोर्समेंट वाला करना है कि रेनफोर्समेंट आपको कॉलम स्ट्रिप में निकालना है। नेगेटिव मूवमेंट पॉजिटिव ले, नेगेटिव मूवमेंट मैक्सिमम ले लो, पॉजिटिव मूवमेंट मैक्सिमम ले लो। फिर आपको रेनफोर्समेंट मिडिल के लिए निकालना है, नेगेटिव को मैक्सिमम लो, पॉजिटिव को मैक्सिमम लो। इसके बाद आता है आपका चेक फॉर शेयर। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप कर सकते हैं। चेक फॉर शेयर में इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो dy2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉलम हेड।
तो डी आपने 220 लिया था बाई 2, तो 110 mm फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम हेड, मींस कॉलम के ऊपर कॉलम हेड के फेस से इतनी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन मान रहे हैं जहां पे शेयरिंग सबसे ज्यादा है। आप ये मान के चलो क्रिटिकल सेक्शन आपका dy2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो अगर हम क्रिटिकल सेक्शन का डायमीटर निकालेंगे तो उसका डायमीटर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, कॉलम हेड का डायमीटर प्लस 2d, ठीक है, तो ये आ गया 1220। पेरीमीटर उस क्रिटिकल सेक्शन जहां पे सबसे ज्यादा शेयरिंग हो रही है उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, वो जाएगा आपका d इंटू पाई। तो पेरीमीटर आपका आ गया 3830 mm। अब शेयर फोर्स एट उस क्रिटिकल सेक्शन पे शेयरिंग फोर्स कितना हो रहा है वो आप निकाल देंगे। तो आपका 18.3758 डब्ल्यू, इतना तो क्रिटिकल लोड लग रहा था, ठीक है। 6 into 5 का पैनल था, इंटू आपका ये जो डायमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन है वो आप उसमें से माइनस करेंगे, तो एक इसमें से शेयर फोर्स आपका, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उस क्रिटिकल सेक्शन पे आपको ये देखना पड़ेगा कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से आप शेयर फोर्स निकाल देंगे, ठीक है। मैं फिगर में आपको बताऊंगी। फिर आप टाउ भी निकालेंगे। टाउ भी क्या होता है, वी यू बाई बी डी। वी यू इसकी यूनिट आपने न्यूटन में कर दी, बाई बी इंटू डी डेप्थ। तो टाउ बी की वैल्यू आपकी कुछ निकल के आ गई। आप टाउ बी को इतना रखेंगे, इसके अलावा आप चेक करेंगे टाउ सी, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है 0.25 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के आपका 20 दिया तो टाउ सी की वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो हमेशा जो टाउ सी की वैल्यू होती है वो टाउ बी से ज्यादा होनी चाहिए if we are doing the right we are considering the right effective depth. Tau c should be always greater than of tau b. So guys, with this I am just ending this particular design, and if you are having any doubt let me know। ये चेक आप इसको एस्केप भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, डिजाइन मेरी रेनफोर्समेंट तक ही फिनिश हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है एग्जाम में, तो आप इसको एक लिमिट तक ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मेरे को मैसेज करिए, मैं उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। थैंक यू वेरी मच।